सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली के सभी सखियों, सहेलियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। आकांक्षा, आपको और सभी श्रोताओं को पूरे विविध भारती परिवार की ओर से गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। तो गणतंत्र दिवस का मौका है और बड़ा आनंद आता है क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं इस दिन। ये सारी बातें हम करें आकांक्षा की पहले एक गीत सुनवा लें। शुरुआत गीत से करते हैं। चलिए ठीक है। केसरिया बालम आओ नी बधारो नी मारे देश रे बधारो नी मारे केसरिया बालम आओ नी बधारो नी मारे देश बधारो नी मारे देश ओ केसरिया बधारो नी मारे देश रे केसरिया बालम आओ नी बधारो नी मारे साजन साजन मैं करूं अने साजन ही जड़ी साजन लखूं हमारे चुड़ले अने वाचूं घड़ी घड़ी रे पधारो नी मारे केसरिया
तो इस तरह से देश में एक न्योता मिल गया है कि पधारिए पधारिए और आइए। भाई नेहा, आज का दिन ही हम्म। कुछ खास है। और भारत देश इतनी विविधताओं से भरा है, हम्म। विविध संस्कृतियां, अलग अलग कहते हैं ना रीति रिवाज, और मतलब इतने रंग हैं। तो एक तरह से हम गर्व से कह सकते हैं सभी को कि आइए हमारा देश देखिए। बिल्कुल, और इसीलिए लोग यहाँ आते भी हैं और देखते भी हैं। और आज तो हम बहुत ही खास दिन मना रहे हैं, और आज का दिन यानी कि 26 जनवरी, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, और आज हम अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। जी, साल 1947 में देश को जब ब्रिटिश राज्य से स्वतंत्रता मिली, तो उस समय हमारे पास अपना संविधान नहीं था, और 26 जनवरी साल 1950 को भारत को अपना संविधान मिला। इसी दिन भारतीय संविधान लागू हुआ, और इसी के साथ भारत एक संप्रभु राज्य बन गया, जिसे गणतंत्र घोषित किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की जो मसौदा समिति थी उसकी अध्यक्षता की, और इस दिन को गणतंत्र घोषित किया गया, और इसीलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल, और गणतंत्र दिवस जो है वो स्वतंत्र भारत की भावना का एक प्रतीक हम मान सकते हैं, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक समानतावादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है। भारत में संसद देश का सबसे मजबूत और शक्तिशाली सदन है। संविधान में नागरिकों को विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिसके हनन अगर कोई हनन करता है उसका, तो न्यायालय की सहायता कोई भी व्यक्ति ले सकता है। बिल्कुल, और भारत का जो संविधान है लिखित रूप में है, और यही देखा जाए तो इसकी सबसे मजबूत कड़ी है। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। देश की जो जनता है उसे अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया है, जिसके लिए चुनाव आयोग गठित किया गया है, और जनता को अभिव्यक्ति और समानता का अधिकार भी है। इन सभी अधिकारों की जानकारी और रक्षा के लिए शिक्षा का अधिकार भी दिया गया है। बिल्कुल, और अगर देश की जनता शासन के कार्यों से असंतुष्ट हो तो विरोध भी कर सकती है। लोकतंत्र दुनिया में सबसे बेहतरीन शासन प्रणाली मानी जाती है। जहां हमें इतने अधिकार दिए गए हैं, वहीं देश के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य भी बनते हैं, और उन्हें हमें एक नागरिक के तौर पर निभाना ही चाहिए। बिल्कुल, जैसे हम जब राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, तो जरूरी नहीं कि सीमा पर जाकर ही आप अपनी देशभक्ति दिखाइए। कई ऐसी चीजें हैं जिसे आप देश के अंदर, अपने घर के अंदर रहकर करते हुए भी देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं। बिल्कुल, कई छोटी चीजें हो गई, जैसे उदाहरण स्वरूप नेहा, आज ले लिया जाए गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ही हम देखते हैं, अक्सर देखा जाता है कि उस दिन जो हमारा तिरंगा है, जो हमारे देश की शान है, उसकी पहचान है, उस ध्वज को तो बड़े सम्मान पूर्वक हम लहराते हैं। और जो प्रतीकात्मक रूप जो हम इस्तेमाल करते हैं, अपने घरों पर लगाते हैं या अपनी गाड़ियों पर लगाते हैं, अक्सर देखा गया है कि उस एक विशेष दिन के बाद कहीं ना कहीं हम उसकी उपेक्षा सी कर देते हैं। बिल्कुल, और ये भी जो हम अपने घरों में उसे लगा सकते हैं, झंडा फहरा सकते हैं, तिरंगा, इसका अधिकार भी एक न्यायिक प्रक्रिया के बाद हमें मिला, जिसके लिए भी कह सकते हैं कि संविधान में इस तरह की व्यवस्था भी है कि हम ऐसे अधिकार भी मांग सकते हैं। लेकिन ये अधिकार अगर हमने मांगा है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस झंडे की, तिरंगे का सम्मान बनाए रखें। और ऐसा ना हो कि आज के दिन तो हमने एक किसी स्टिकर के रूप में या किसी छोटे छोटे झंडे मिलते हैं उनके रूप में हम इसे रख लेते हैं, और फिर अगले दिन उसका निरादर करते तुरंत। तो वो जो चीजें हैं कि अलग इधर उधर हमें पड़े हुए मिलते हैं, तो ये आप कह सकते हैं कि आप देशभक्ति अगर आपकी जागृत होती है, आप तिरंगे का उतना सम्मान आज करते हैं, तो वो सम्मान आपको पूरे साल भर के हर दिन अपने जीवन पर्यंत करना चाहिए। देशभक्ति दिखाने के लिए कोई एक दिन नियत नहीं है, ये तो दिल से आती है, दिल से निकलती है, और इसे दिल से ही आप दिखाएं, करें जी। और कई छोटी छोटी चीजें हैं नेहा, मतलब आप अपने कार्यों के प्रति, देश के प्रति आपकी जो जिम्मेदारियां हैं जी, उसे अगर आप एकदम ईमानदारी से निभाते हैं तो वो भी देशभक्ति का ही एक रूप है। बिल्कुल, और जैसे सार्वजनिक संपत्ति होती है, जैसे कई बार हम देखते हैं कि रेलवे में कुछ चीजें जो ट्रेन में लगी होती हैं या कोई सार्वजनिक तौर पर दी गई हैं सरकारी की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि आप इन चीजों का उपयोग कर सकते हैं, हर व्यक्ति कर सकता है। तो उसकी अगर उसकी चोरी करता है या उसको नुकसान पहुंचाता है, तो ये भी आप कह सकते हैं कि
आप अगर अपनी देशभक्ति दिखाना चाहते हैं तो वो जो सार्वजनिक स्थान है, सार्वजनिक शौचालय है, इन सबको आप साफ रखिए, अपने आसपास कूड़ा करकट मत कीजिए। तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। छोटी-छोटी चीजें भी आपकी देशभक्ति को दर्शाती है। भाई नेहा, हम तो ये कह सकते हैं कि जो छोटी-छोटी जो कर्तव्य निवारणता एक कहते हैं ना, जी। जो अंदर से आती है, वो अपने से ही शुरू होती है। अपने घर से, अपने मोहल्ले से, फिर धीरे-धीरे अपने समाज के प्रति और फिर देश जी। के प्रति। जब आप इन कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो वो किसी भी देशभक्ति से कम नहीं है। बिल्कुल। और जैसे कि अभी इन दिनों कोरोना काल चल रहा है, तो बार-बार ये अपील की जा रही है कि आप सुरक्षा नियमों का पालन करें। तो जी। ये आपकी सुरक्षा के लिए कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हम क्यों करें? हमने तो ये अभी टीकाकरण हमने सबने कर लिया है, कई लोगों ने नहीं भी किया है, तो वो धीरे-धीरे जा रहे हैं और पहुंच रहे हैं। तो जिन्होंने आपके आसपास टीकाकरण नहीं करवाया है किसी भी वजह से, तो उनकी जो भ्रांतियां हैं उन्हें आप दूर करने का प्रयास कर सकते बिल्कुल। हैं। और सुरक्षा नियमों का खुद भी पालन करके बाकियों से भी उसका पालन करवा सकते हैं। बिल्कुल, बाकियों को भी आप जागरूक करिए। और ये जो सुरक्षा नियमों का जो पालन है, ये एक तरह से कहा जा सकता है कि किसी तरह की कड़ाई नहीं है। आप एक जिम्मेदारी समझते हुए अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति और अपने समाज के प्रति एक जिम्मेदारी समझते हुए इन नियमों का पालन करिए, ताकि आप भी सुरक्षित रहें, परिवार सुरक्षित रहे, समाज सुरक्षित रहे और साथ ही साथ अपना देश सुरक्षित रहे इस बीमारी से। बिल्कुल। तो ये सारी बातें तो हो गई आकांक्षा, लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि हम ये बताएं कि आज के दिन हम और क्या-क्या बातें करने वाले हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस है, तो इसके विषय में भी हम बात करेंगे। और सखी विशेष में हम बात करेंगे रानी ईश्वरी कुमारी की। और नेहा, यहाँ पे ये मैं कहूंगी कि खास मौका है, किसी त्योहार से कम नहीं है गणतंत्र दिवस, तो व्यंजन तो बनेंगे। हाँ, और व्यंजन बनेंगे तो तिरंगा रेसिपी बनेंगे, यानी कि तीनों रंगों, जो हमारे झंडे के 3 रंग हैं, उनसे संबंधित रंगों वाली रेसिपी आज हम बताने वाले हैं। हाँ, तो हमारे श्रोता, हमारी सखियां जो हमें सुन रही हैं, एकदम तैयार रहिए बिल्कुल इन रेसिपीज को नोट करने के लिए। फिलहाल गीत के साथ आगे बढ़ेंगे। जी। आज मौसम की मस्ती में गाए पवन, आज मौसम की मस्ती में गाए पवन। सनसना सनसना सनसनन, सनसना सनसना सनसनन। हर तरफ है महक, हर तरफ है चहक, हर तरफ है महक, हर तरफ है चहक, हर तरफ पाकपन। आज मौसम की मस्ती में गाए पवन, आज मौसम की मस्ती में गाए पवन। सनसना सनसना सनसनन, सनसना सनसना सनसनन। पर प्यार के साज पर तुम भी आवाज दो, तुम भी आवाज दो मेरी आवाज पर, प्यार के साज पर। जिंदगी एक मधुर राग की तान है, छेड़ दे तार दिल के ये अरमान है, रस भरी धुन में गीतों का तूफान है, तूफान है, तूफान
तो आकांक्षा, हमारा दिल भी ऐसे ही कुछ कूद रहा है, नाच रहा है, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस का मौका है। बिल्कुल, और आज मौसम भी कुछ मस्त है। मौसम भी अच्छा है और बड़ा अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। और अच्छा नेहा, जब हम गणतंत्र दिवस की बात करते हैं हाँ। तो कुछ यादें ज़हन में आ जाती हैं। हाँ, जैसे बिल्कुल। जब हम स्कूल वगैरह में थे, छोटे थे, तो इस दिन का विशेषकर इसलिए इंतजार होता था कि एक तो स्कूल में जब झंडा वंदन हो जाता था, हाँ। तो उसके बाद मिलने वाली मिठाई वो खास लगती थी। बिल्कुल। और साथ ही साथ स्कूल से आके हम तुरंत बैठ जाते थे अपने टीवी सेट के सामने, हाँ। क्योंकि विशेष होता था गणतंत्र दिवस की जो परेड है वो कहीं छूट न जाए। बिल्कुल, और उसे देख-देख के हम ऐसा सोचते थे कि हम भी जब बड़े हो जाएँगे तो इसी तरह से कहीं जाएँगे, या तो हम सेना में चले जाएँगे और ऐसा हम भी मार्च पास्ट करेंगे कभी, या तो झांकियों में कुछ तो करेंगे, किसी दिन तो वहाँ पहुँच जाएँगे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वो सब देखकर ना एक अंदर से उत्साह आता था, एक उमंग सी उठती थी कि भई कुछ न कुछ हम ज़रूर करेंगे। और ख़ासकर जब तीनों सेनाओं के जो वीर सैनिक थे, जी। जब वो आते थे परेड पर एकदम मार्च पास्ट करते हुए, पूरी तरह यूनिफ़ॉर्म में सजे-धजे, तो वो जो कहते हैं ना कि एक आँखों में एक सपना-सा एक रंग लेने लगता था। बिल्कुल। कि बड़े होकर हम भी वहाँ जाएँगे। और इन दिनों तो जब महिलाओं को एक बागडोर संभाली है महिलाओं ने, तो बहुत सी महिलाएं हैं जो सामने दिख रही हैं। जैसे कि आज की भी अगर हम बात करें तो भी कई महिलाओं ने अलग-अलग मोर्चा संभाला। बिल्कुल, अगुवाई की। और जब शौर्यता की बात होती है नेहा, जब हम वीरता की बात करते हैं, तो हमारी जो स्वतंत्रता भारत का जो ये एक इतिहास रहा है, उसमें कई वीरांगनाओं का नाम शामिल है। और आज हम जिनकी बात कर रहे हैं वो हैं वीरांगना रानी ईश्वरी देवी, जिन्हें अवध की रानी लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। बिल्कुल, और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि रानी लक्ष्मीबाई और रानी ईश्वरी देवी में समानता है। दोनों ने ही अंग्रेजी हुकूमत के साथ 1857 में ही लोहा लिया था, और वहीं दोनों ही अपने छोटे बच्चे के साथ इस युद्ध में शामिल हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई की गाथा तो हमने कई बार सुनी है, तो आज हम रानी ईश्वरी देवी के बारे में जानते हैं। बिल्कुल, तुलसीपुर जो था एक छोटा सा जनपद हुआ करता था, जिसके राजा थे राजा दृगनाथ सिंह। राजा ने अपने जनपद में ब्रिटिश शासन को प्रवेश देने से मना कर दिया। बाद में जब उनके बेटे दृगनारायण सिंह ने तुलसीपुर का शासन संभाला, तो उन्होंने भी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। अब ब्रिटिश ये समझ गए कि राजा के रहते उनके लिए तुलसीपुर पर कब्जा करना मुमकिन नहीं होगा, तो छल से ब्रिटिश सरकार ने राजा को नजरबंद कर लिया, और इसी दौरान राजा की मृत्यु भी हो गई। बिल्कुल, और जहां एक और ब्रिटिश सरकार को ये लगा कि अब तुलसीपुर उनके कब्जे में है, वहीं राजा दृगनारायण की पत्नी रानी ईश्वरी देवी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये प्रण लिया कि जब तक उनके तन में प्राण है, उनकी धरती किसी के अधीन नहीं होगी। और रानी ने न केवल स्वयं ब्रिटिश सरकार से विद्रोह किया, बल्कि तुलसीपुर 1857 की क्रांति के क्रांतिकारियों की शरण स्थली भी बना। यहाँ समय समय पर बेगम हजरत महल, बिरजिस कद्र, नानाजी और बालाजी राव जैसे क्रांतिकारियों ने शरण भी लिए। ब्रिटिश सरकार का जो मुख्य लक्ष्य था वो गोंडा जिले की रियासतें थी, जिसमें उनकी राह में तुलसीपुर आ रहा था, और इसके चलते वो चाहते थे कि तुलसीपुर पर उनका कब्जा हो जाए। लेकिन राजा के न होने के बाद भी रानी ईश्वरी देवी दुश्मनों का डटकर सामना कर रही थी। वहीं गोंडा के राजा देवी बख्श सिंह भी ब्रिटिश सरकार से पराजित होकर रानी के शरण में जा चुके थे, और रानी के कंधों पर न सिर्फ राज्य बचाने का दारोमदार था, बल्कि उन्हें अपने पुत्र राजकुमार तीर्थराम सिंह की सुरक्षा भी करनी थी। राजकुमार उस समय काफी छोटे थे, दुधमुहे थे, ऐसे में भी रानी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले डटी हुई थी। और इस समय में जब शरण लेकर कुछ क्रांतिकारी उनके पास आए, तो उनकी रक्षा को ध्यान में रखते हुए रानी ने अपने आगे बढ़ते हुए कदमों को कुछ पल के लिए थामा, और वो सभी के साथ नेपाल की दांग देवखुर की घाटियों में चली गई। और इन घाटियों के बारे में मशहूर है कि बेहद खतरनाक मानी जाती हैं घाटियां, और यहाँ की जलवायु प्राण घातक थी, और यही कारण था कि अंग्रेज यहाँ घुसने का साहस भी नहीं जुटा पाते थे। और रानी का राज्य छीनकर बलरामपुर में मिला लिया गया, और उन्हें ये कहा गया कि अगर वो चाहें तो सत्ता के अधीन रहकर अपना राज्य प्राप्त कर सकती हैं। लेकिन कोई वीरांगना ये बात कैसे स्वीकार सकती थी भला? रानी ने भी इस प्रस्ताव को कभी स्वीकार नहीं किया, और अपनी मातृभूमि के लिए हमेशा अंग्रेजी सरकार से लोहा लेती रहीं।
रानी के शौर्य और पराक्रम ने 1857 की क्रांति को एक अलग दिशा भी दी। जी। उनके साहस और वीरता की बातें ब्रिटिश सरकार में भी होती रहीं। कई दस्तावेज ये दावा करते हैं कि रानी का निधन नेपाल में ही हुआ और आज हम इस वीरांगना को याद करते हुए उनकी वीरता को नमन करते हैं। बिल्कुल, तो ऐसे जो वीर हुए, वीरांगनाएं हुई, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा जीवन, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उनके बलिदान को हम कभी नहीं भूल सकते। बिल्कुल। और आकांक्षा, जब हम ये सारी बातें करते हैं, कई बार हम अपने जीवन में भी ये चीजें देखते हैं, कई मुश्किलें हमारे सामने जब आती हैं तो हम उन मुश्किलों से डटकर कैसे उनका सामना करें। कई बार हम परिस्थिति में ऐसी परिस्थितियां आती तो घबरा भी जाते हैं, बिल्कुल पीछे हटने लगते हैं हम। लेकिन जब हम इस तरह की वीरांगनाओं की बातें सुनते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर भी हमें एक जोश तो आता ही है कि हम भी ऐसा कुछ भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल, एक आशा सी जगती है कि भाई हमारे सामने जो समस्या है वो उस तरह की उतनी कठिन तो नहीं है, तो जब उन्होंने उस समस्या से लोहा लिया तो हम क्यों नहीं डटकर खड़े रह सकते। बिल्कुल, तो इसी तरह से बहादुरी और वीरता हमारे अंदर बनी रहे और कार्यक्रम भी चलता रहे, इसलिए गीत सुनवा देते हैं। बिल्कुल, सुनते हैं। समझाना, लिखा है तेरी आँखों में किसका फसाना। जवाब था किसी तमन्ना का, लिखा तो है मगर अधूरा था। अरे जवाब था किसी तमन्ना का, लिखा तो है मगर अधूरा था। कैसे न हो मेरी हर बात अधूरी, अभी हूँ आधा दीवाना। लिखा है तेरी आँखों में किसका फसाना। अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। लिखा है तेरी आँखों में किसका फसाना। जो कुछ नहीं तो ये इशारे क्यों, ठहर गए मेरे सहारे क्यों। अरे जो कुछ नहीं तो ये इशारे क्यों, ठहर गए मेरे सहारे क्यों। थोड़ा सा हसीनों का सहारा लेके चलना है मेरी आदत रोजाना। लिखा है तेरी आँखों में किसका फसाना। अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। लिखा है तेरी आँखों में किसका फसाना। यहाँ वहाँ फिजा में आवारा, अभी तलक ये दिल है बेचारा। अरे ओ यहाँ वहाँ फिजा में आवारा, अभी तलक ये दिल है बेचारा। दिल को तेरे तो हम पागल समझे, तुझे को हमने पहचाना।
इसका अफसाना कहाँ लिखा है? हम तो चाहते हैं हमारे श्रोता लिख लिख कर हमें बताएं कमेंट्स के जरिए। हाँ, बिल्कुल। गणतंत्र दिवस पे ऐसा क्या खास करते हैं आप खाने पीने में? झंडा वंदन होता है और गणतंत्र दिवस की परेड पूरा परिवार एक साथ मिलकर देखता है। हाँ। लेकिन इसके अलावा भी कुछ आप किस खास तरीके से गणतंत्र दिवस को मनाते हैं? मतलब कहना हम ये चाह रहे हैं कि स्कूल जाके परेड देखते थे और हम घर पे देखते हैं और हम झंडा वंदन करते हैं, उसके अलावा बाकी दिन आप क्या करते हैं, ये हमें बताइए। हाँ, मतलब गणतंत्र दिवस किस खास तरीके से मनाते हैं, तो जल्दी जल्दी बताइए। और वैसे नेहा, आज अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी है। और सीमा शुल्क की बात करें तो इसका अर्थ ये होता है, ये उस कर की बात होती है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार माल के परिवहन पर लगाया जाता है। ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जो सरकार द्वारा वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया जाता है। बिल्कुल। और विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा 1953 में इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत की गई थी। और जब बेल्जियम के ब्रुसेल्स में सीमा शुल्क सहयोग परिषद का उद्घाटन सत्र आयोजित किया गया था। वर्ष 1994 में सीसीसी यानी कि शुल्क सहयोग परिषद कस्टम कॉरपोरेशन काउंसिल का नाम बदलकर विश्व सीमा शुल्क संगठन कर दिया गया था। हर साल 26 जनवरी को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस यानी इंटरनेशनल कस्टम्स डे मनाया जाता है। ये दिन कस्टम अधिकारियों और एजेंसियों की भूमिका को पहचानने के लिए मनाया जाता है और उनके काम करने के दौरान सामने आने वाली स्थितियों और चुनौतियों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। बिल्कुल। और 26 जनवरी को प्रतिवर्ष दुनिया भर के 169 सदस्य देशों के सीमा शुल्क प्रशासन द्वारा विश्व सीमा शुल्क संगठन के सीमा शुल्क सहयोग परिषद द्वारा पहले सत्र का जश्न मनाने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। और विश्व सीमा शुल्क संगठन सचिवालय अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के लिए एक विषय चुनता है और इस साल अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस की जो थीम है वो है डेटा संस्कृति को अपनाकर और डेटा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके सीमा शुल्क में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाना। बिल्कुल, क्योंकि कोविड के वक्त अब आ चुका है और यूं भी डिजिटल चीजों की ओर बढ़ रहे हैं हम। और जो भी हमारे कर का निर्धारण करना हो या हमें शुल्क कोई भी देना हो तो डिजिटल तरीके से हम अगर करते हैं तो कैशलेस जो प्रणाली हमने अपनाई है उसी को अपनाने की एक बात कर रहा है। एक कदम आगे है। बिल्कुल। तो आगे बढ़ेंगे कुछ गीतों और बातों के साथ, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, तो अंतराल के बाद हम तुरंत हाजिर होते हैं। बिल्कुल। अंतराल के बाद सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम सखी सहेली में। बिल्कुल। और नेहा, अब समय हो चला है कि थोड़ी कुछ व्यंजनों की बातें कर ली जाएं। आकांक्षा, लेकिन रुकिए क्योंकि डायरी पेन लेने गई हमारी सखियां भी और हमें भी तैयारी करनी होगी ना। तो हम सामग्री तैयार करते हैं। तब तक आप ये गीत सुनिए और डायरी पेन लेके जल्दी से जल्दी पहुंच जाइए। ओरे माझी, ओरे माझी, ओ मेरे माझी, मेरे साजन हैं उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी, अब की बार ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन हैं उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी, अब की बार ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन हैं उस पार। ओ
मन मीत तेरी हर पुकार, मेरे साजन है उस पार। ओरे माझी, ओरे माझी, ओ मेरे माझी। और आकांक्षा, उस पार से इस पार जब हम आते हैं तो बड़ी भूख लगती है ना? तो कुछ खाना वाना बनाएं? हाँ हाँ, बिल्कुल, चलिए। और लेकिन हम व्यंजन शुरू करें उसके पहले हमारे जो श्रोता हैं वो कुछ कह रहे हैं। हमने जो पूछा था ना कि किस तरह आप गणतंत्र हाँ। दिवस खास तरीके से मनाते हैं, जी। तो एक हमारी सखी कहती हैं कि बड़े हर्षोल्लास के साथ स्कूलों में मनाया जाता है और साथ ही साथ घरों में भी नहा धोकर घर पर छत पर हम झंडा फहराते हैं, साथ ही साथ अपना राष्ट्रीय गान गाते हैं और बाहर से जलेबी आती है घर में, कचौड़ी और काले चने की सब्जी जिसे घुंगनी कहा जाता है वो बनाते हैं और धूप में बैठकर खाना पीना होता है और दिन भर यूं ही हंसते खेलते बीत जाता है। बिल्कुल, तो एक पिकनिक मना लेते हैं, खाना पीना होता है, बढ़िया बाहर से आता है और ये आपस में मिलजुल कर अच्छी तरह से इस बिल्कुल, और दिन को फिर मनाते हैं। आगे भी कह रही हैं कि शाम को झंडे उतार कर हम तय करके रख देते हैं। ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। जैसा कि हम कह रहे थे कि झंडे को उतना ही सम्मान चाहिए जितना हम सम्मान उसका सुबह के वक्त करते हैं या आज के दिन करते हैं, और बाद में उसका सम्मान उसी तरह से अगर हम करें बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। बहुत अच्छा है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि गणतंत्र दिवस और प्रजासत्ताक दिवस के साथ आकाशवाणी का गहरा नाता रहा है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय राष्ट्रपति जी का राष्ट्र का संबोधन रेडियो पर सुनना, गणतंत्र दिवस की परेड का राजपथ से सीधा प्रसारण रेडियो पर सुनना, ये परंपरा रही है। जसदेव सिंह जी की आवाज आज भी हमारे कानों में गूंजती है। 26 जनवरी को पूरा दिन देशभक्ति के गीत प्रसारित करना आकाशवाणी की परंपरा रही है। तो इन्हें धन्यवाद देते हुए व्यंजनों की तरफ बढ़ते हैं हम। बिल्कुल। और चूंकि खास मौका है नेहा, गणतंत्र दिवस है, तो जो व्यंजन है ना वो भी 3 रंगों में रंगे हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन तीनों रंग एक ही व्यंजन में नहीं डले हैं, अलग अलग हैं, तो उस तरह से हम अलग अलग बढ़ते जाते हैं। तो सबसे पहले केसरिया पुलाव बनाने की जो विधि है और सामग्री वो नोट करें। बिल्कुल। सामग्री है 1 कटोरी बासमती चावल, 1.5 कटोरी शक्कर, इलायची पाउडर आधा चम्मच, 5 से 7 केसर के लच्छे, चुटकी भर मीठा पीला रंग या आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच घी, 2 से 3 लौंग की कली, 1/4 कटोरी मेवे की कतरन और गुनगुने पानी में भीगे हुए 15 से 20 किशमिश के दाने। विधि नोट करें। चावल बनाने के पहले 1 घंटे तक उसे भिगोकर रखें। अब एक बड़े बर्तन में पानी उबाल लें और उसमें हल्दी डालें या फिर वो जो पीला रंग है खाने का वो डाल लें और चावल पकाकर थाली में ठंडे होने के लिए रख दें। दूसरी तरफ 1 से 1.5 तार की जो चाशनी तैयार कर लें, उसमें पके चावल डालकर कुछ देर चलाएं। अब इलायची और मीठा रंग मिलाएं। एक पैन या कड़छी में अलग से घी गर्म करके उसमें लौंग डालें और ऊपर से चावल पर बुरकाएं। इसके साथ ही मेवे की कतरन और भीगे हुए किशमिश भी डालें और मिलाकर ठंडे या गरम जैसे चाहे ये जो शाही केसरिया चावल है इसे आप सर्व करें। तो ये बहुत अच्छी रेसिपी, और कुछ दिनों में बसंत पंचमी भी आने वाली है, तो उस मौके पर भी इसे बनाया जाता है अक्सर। बिल्कुल। और सफेद रंग की अब बात आती है, तो हम केसरिया तो हो गया। तो सूजी के सफेद रसगुल्ले हम बताते हैं अपने साथियों को, और इसके लिए हमें चाहिए 1 छोटी कटोरी सूजी, 2 बड़ा चम्मच देसी घी, 1 बड़ी कटोरी दूध, 3 बड़ी चम्मच चीनी, आधा कप बारीक कटे ड्राई फ्रूट्स, पानी जरूरत के हिसाब से हम डालेंगे। सजावट के लिए 1 छोटा चम्मच बारीक कटा पिस्ता, चुटकी भर केसर, और इन सारी सामग्री से अब हम बनाने वाले हैं रसगुल्ला। मीडियम आंच में एक पैन में दूध और चीनी डालकर उबालने के लिए उसे रख दीजिए। धीरे धीरे उसको चलाते रहिए ताकि उसमें वो नीचे से न चिपके, और बाद में उसमें धीरे धीरे सूजी डालते जाइए और चलाते जाइए ताकि कोई गांठ न पड़े। कड़छी से आप चलाते जाएंगे और सूजी पूरी तरह से गाढ़ी हो जाए, ऐसे आपको उतनी देर तक चलाना है। और जब वो थोड़ी ठोस हो जाए, यानी पानी में वो दूध के साथ वो घुल गई ऐसा लग रहा है, तो उसे बंद करके आंच को ठंडा होने के लिए रख दीजिए। सूजी जैसे ही ठंडी होती है तो इसे हथेलियों के बीच में रख के आप हल्के से चपटे चपटे आकार बना लीजिए, और हथेलियों पर घी लगाकर करेंगे ये काम तो आपकी हथेलियों पर नहीं चिपकेगी ये सारी चीजें जी। और जब ये सूजी का आपने चपटा इसलिए बनाया है कि इसके बीच में हम ड्राई फ्रूट्स भरने वाले हैं, तो इसके बीच में ड्राई फ्रूट्स भरिए और उसे गोल आकार देकर रसगुल्ले की तरह
इसे आकार दे दीजिए और मीडियम आंच में एक पैन में चीनी और पानी डालकर चाशनी तैयार कर लीजिए। चाशनी जैसे ही तैयार होती है तो इन रसगुल्लों को चाशनी में डालें और ढककर 2 से 3 मिनट तक पकाएं और इस तय समय के बाद आंच बंद कर दीजिए और आपका तैयार हो गए सूजी के रसगुल्ले। इसमें आप कटे पिस्ते और चुटकी भर केसर आप मिला सकते हैं या चाशनी में भी आप पहले से केसर मिला सकते हैं। क्या बात है। तो बड़े चटपटे तो नहीं, बड़े रसीले और स्वादिष्ट लग रहे हैं ये रसगुल्ले। देखिए आकांक्षा, मीठी मीठी की बात हो गई है। हाँ। हमारी एक सखी ने भी एक रेसिपी भेजी है जिसमें पूरे 3 रंग हैं, तो हम पहले अपने 3 रंग पूरे करेंगे, फिर उनके 3 रंगों पर तो लेकिन उससे पहले हम जाएंगे किस तरफ? गीत की तरफ। ये राज दिल तुम जानो के न जानो, अरे जानो के न जानो। दिल के शीशे में तू ही तू, मेरी आरज़ू दिल में है तू, मेरी आरज़ू दिल में है तू, मैं न रहा मैं तू नहीं तू, उल्फत कर गई मंतर छू। आँखों में तुम, दिल में तुम हो, तुम्हारी मर्जी मानो के न मानो, अरे मानो के न मानो। कब से ये दिल तुम्हारा, ये राज दिल तुम जानो के न जानो, अरे जानो के न जानो। दिल तुम्हारा, ये राज दिल तुम जानो के न जानो, अरे जानो के न जानो। जमाने से बेखबर, हम कहाँ दिल गया किधर, किसे है खबर दिल है किधर, हाय हाय याहियो, किसे है खबर दिल है किधर, उल्फत का लो देखो असर, हम आंगन में दिल छत पर। आँखों में तुम, दिल में तुम हो, तुम्हारी मर्जी मानो के न मानो, अरे मानो के न मानो। ये दिल तुम्हारा, ये राज दिल तुम जानो के न जानो, अरे जानो के न जानो।
नेहा भाई, हम तो ये जानते हैं कि जो खास मौके होते हैं, त्योहार होते हैं या कुछ ऐसे खास दिन होते हैं, उस दिन व्यंजनों का एक अलग ही मजा होता है। बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता साथी भी लिखते हैं कि इनके यहाँ तिरंगा वैरायटीज में 3 रंग की तिरंगा इडली बनाते हैं और साथ ही साथ 3 लेयर वाली तिरंगा बर्फी भी बनाते हैं। वाह, कितनी अच्छी बात है। और हम आज जो अभी हमने केसरिया पुलाव तो हमने बना लिया और हमने सफेद सूजी के रसगुल्ले बना लिए और अब हम बनाने वाले हरा भरा कबाब। और इसके लिए हमें चाहिए 3 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून जीरा, पानी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून शुगर यानी कि चीनी चाहिए, 50 ग्राम पालक, 100 ग्राम मटर, 2 लौंग, आधा टेबल स्पून अदरक किसा हुआ, 1 हरी मिर्च, 1 कप हरा धनिया, 4 आलू उबला हुआ, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 कप ब्रेड क्रम्स, क्योंकि हम ब्रेड को पीस कर बना सकते हैं, 1/4 कप कॉर्नफ्लोर और 1 नींबू, इमली की चटनी और टमाटर टुकड़ों में कटे हुए। ये तो सजाने के लिए है। तो इसके लिए हमें साबुत धनिया लेना है, उसको थोड़ी देर भून लें और एक पैन में पानी लेके उसमें नमक, चीनी, पालक और मटर डाल दीजिए। तो इससे नमक और चीनी हम जब डालते हैं तो वो हरापन उसका बना रहेगा, जाएगा नहीं। और इसको अच्छी तरह से पकाइए और जब ये पक जाए तो उसको पानी तुरंत निकाल करके कुछ देर के लिए ठंडे पानी में रख दीजिए, तो भी इसका हरियाली जो है बनी रहेगी। इसके बाद लहसुन, अदरक, हरा धनिया और भुना जीरा और धनिया एक जार में आप डाल के इसको एक साथ पीस लीजिए। अब एक बाउल में आप उबले हुए आलू लीजिए, इसमें नमक, चाट मसाला पेस्ट, चाट मसाला का जो पेस्ट है वो, ब्रेड क्रम्स और कॉर्नफ्लोर डाल करके एक साथ आप मिला लीजिए। और सारी चीजों को मिलाने के बाद इसमें नींबू का रस डालकर उसको भी अच्छे से मिला लीजिए। और अब जो तैयार कर लिया हमने उसके बॉल्स जैसे हम बना लीजिए और थोड़ा थोड़ा चपटा कर लीजिए। और आप एक पैन में तेल लेकर के, कढ़ाई में तेल लेकर के, तेल गर्म हो जाए तो इनको फ्राई कर लीजिए, या आप चाहे तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, धीरे धीरे सेक सकते हैं। लेकिन सेकते समय कई बार तेल ज्यादा लग जाता है तो आप फिर बहुत ही फ्लैट वाले में बहुत ज्यादा घी तेल डालकर ना सेकें, तभी आपकी रक्षा हो पाएगी ज्यादा तेल से। और इसके बाद इसको हल्का हल्का, जब हल्का ग्रीन ग्रीन सा ही रहे यानी हल्का हरा सा रंग रहे और थोड़े थोड़े सुनहरा आए तभी उतार लीजिए, नहीं तो पूरा सुनहरा दिखने लगेगा। फिर तिरंगा बन नहीं पाएगा हमारा। तो इसलिए थोड़ा सा। और इसके ऊपर चाट मसाला डालिए, इमली की चटनी डालिए, कटे हुए प्याज, टमाटर का नींबू, ये सब डाल के सर्व कर सकते हैं, या ये सब अलग से रख के भी सर्व कर सकते हैं। हाँ, तो ये एक चटपटा सा हरा भरा कबाब तैयार हो गया, तीसरा रंग भी हो गया। और जो हम बात कर रहे थे, हमारे एक श्रोता ने, हमारी एक सखी ने भी एक व्यंजन की रेसिपी भेजी है। और हमारे 3 रंग तो अलग अलग व्यंजनों में थे, ये 3 रंग एक ही व्यंजन में है। और इसका नाम है हमारे सखी श्रोताओं की कि एक ही बार में एक ही चीज में काम हो जाता है। हाँ, तो ये है तिरंगा कटलेट। सामग्री नोट करें, लगभग 16 ब्रेड, टमाटर सॉस, 4 उबले आलू, हरी मिर्च, धनिया, एक मतलब धनिया साफ किया हुआ, अगर जितना आपको जरूरत लगे 1 कप भी ले सकते हैं या उससे कम ज्यादा भी हो सकता है। जीरा भुना हुआ, ये चटनी के लिए है। आलू की सादी सब्जी बना लें, चटनी की सामग्री मिलाकर मिक्सी में पीस लें। ब्रेड के चारों ओर के जो चारों किनारे रहते हैं ना, जो ब्राउन ब्राउन रहते हैं, उसे निकाल लें। ब्रेड लें और उस पे आलू की जो सब्जी हमने बनाई है वो रखें। दूसरी ब्रेड इस पर रखकर हरी चटनी लगाएं जो पीसी हुई है। फिर ब्रेड रखकर सॉस लगाएं। फिर एक ब्रेड रखें और चाहे तो इसे बीच में से काट कर खाएं। तो जब हम इसे बीच में से काटेंगे तो जो तीनों रंग हैं वो दिखेंगे हमें। हाँ, तो और काटने से ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, तो इसे ऐसे भी खाया जा सकता है, या फिर चाहे तो बेसन का घोल बनाकर, गाढ़ा घोल बनाकर उसमें डुबोकर फिर गर्म आंच पर इसे डीप फ्राई यानी तेल में तला भी जा सकता है। और तलकर जब बीच में से इसे काटा जाएगा तो भी जो अंदर जो 3 रंग है ना, वो अलग से दिखेंगे। लेकिन इन्होंने एक खास टिप ये दी है कि बेसन को नमक, जीरा, अजवाइन, हरी मिर्च और धनिया बारीक काट कर इसमें डालकर पहले ही भिगोकर रख लें। तो दोनों ऑप्शन है, आप बेसन के साथ, बेसन के घोल में डुबोकर तल भी सकते हैं या फिर उसे सादा भी खाया जा सकता है सॉस के साथ। तो मतलब एक ही तीर से 2 निशाने कह सकते हैं। हाँ। तो एक ही बार में आप शुरू किया आपने, और एक अगर किसी को लग रहा है कि भाई हम ऐसा नहीं खाना चाहते तो बोले ठीक है, हम दूसरा कुछ बना के लाते हैं और तुरंत इस तरह से दे दें। और हम भी यही कहेंगे कि कुछ और रेसिपीज हम बताएंगे, लेकिन नेहा, जब हम रसोई घर में काम करते हैं ना, तो पीछे जब रेडियो चलता रहता है तो मन लगा रहता है और काम बहुत अच्छे से होता है। तो गीत सुन लिया जाए। बिल्कुल।
अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी। आज की मुलाकात बस इतनी। प्यार जो किया है जताते हो क्यों, बात ऐसे होठों पे लाते हो क्यों। प्यार जो किया है जताते हो क्यों, बात ऐसे होठों पे लाते हो क्यों। और हम जो पूछे सताते हो क्यों, अभी अभी आए अब जाते हो क्यों। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कल चाहे जितनी। ओ, अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी। आज की मुलाकात बस इतनी। कभी कभी ऐसे भी आया करो, चांद निकले तो घर जाया करो। कभी कभी ऐसे भी आया करो, चांद निकले तो घर जाया करो। आएंगे जाएंगे मर्जी से हम, प्यार है तो लाज भी उठाया करो। अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कल चाहे जितनी। आज की मुलाकात बस इतनी। दिल को संभालूं जरा, पलकों में तुमको छुपा लूं जरा। ठहरो मैं दिल को संभालूं जरा, पलकों में तुमको छुपा लूं जरा। अब तक मोहब्बत है क्या, आओ तुम्हें ये भी समझा दो जरा। अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कल चाहे जितनी। आज की मुलाकात बस इतनी। नेहा, वैसे अभी मुलाकात खत्म नहीं हुई है। अब मैं बोल रही हूँ कि अभी और रेसिपी बताएंगे और आप कह रहे हो कि मुलाकात बस इतनी। नहीं, ये वो वाला गीत हमने इसलिए ऐसा लगाया है कि कई बार ऐसा होता है, हम दोस्तों को बोलते हैं कि हम अब जाते हैं, अब ठीक है अब चलते हैं, फिर 5 मिनट और रुक जाते हैं, फिर 5 मिनट तो रुको बोल के फिर हम 10 मिनट रुक जाते हैं, तो वैसा वाला ये गीत अच्छा था। मतलब चलते चलते रुकना, चलते चलते रुकना, ये उस लिए था। तो भाई कोई बात नहीं नेहा, हम ये नहीं कहेंगे कि हम बहुत देर तक रुकेंगे, लेकिन फिर भी एक रेसिपी की गुंजाइश तो है। रुक जाते हैं, ऐसा सोच कर हम रुकते जाएंगे, फिर देखते हैं कब तक हमें वक्त इजाजत देता है। चलो तो अगली एक रेसिपी बना लेते हैं। ये है आलू इडली। वाह, ये तो कुछ ऐसे ही नाम सुन के ही कुछ अच्छा सा लग रहा है बहुत। वैसे आलू जो है ना नेहा, सभी को पसंद होता है, खासकर बच्चों को। कई तरह की चीजें बनती हैं, आलू टिकिया हो गई, पराठा हो गया। कहा जाता है आलू सब्जियों का राजा होता है। हाँ, तो सामग्री नोट करें। 2 मीडियम साइज के आलू, हरी मिर्च 2, दही आधा कटोरी, सूजी 1 कटोरी, बेकिंग सोडा आधा चम्मच, नमक स्वादानुसार, तेल 1 छोटा चम्मच। बनाने के लिए, आलू की इडली बनाने के लिए हमें करना ये है कि जो आलू है उसको छील कर धो लें और फिर आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, हरी मिर्च को भी काट लें। अब आलू और हरी मिर्च को मिक्सी के जार में डालकर बारीक पीसकर हमें पेस्ट बना लेना है। और अब जार में दही डालकर एक बार फिर से घुमा लें ताकि जो दही और आलू है वो एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। एक बाउल में आप सूजी डाल दें और फिर इसमें आलू और दही का जो पेस्ट बना है उसे डालकर चम्मच से हिलाते हुए मिक्स कर लें। अब मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डालकर
इसे हिलाकर बैटर में डाल दें, जो हमारा मिश्रण है उसमें डाल दें, और मिश्रण को चलाते हुए अच्छे से आप एकदम मिला लें। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप इसकी जगह छाछ भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। अब इसे 15 मिनट के लिए ढक कर रख दें ताकि जो मिश्रण है वो अच्छे से फूल जाए। अब तय समय बाद खोलकर देखें कि आपको मतलब फूला हुआ लग रहा है कि नहीं। उसके बाद इसमें एक छोटा चम्मच तेल और नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। नमक आप स्वाद अनुसार डालें, साथ ही साथ आप चाहें तो थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकती हैं। और अब इडली बनाने के लिए जो मिश्रण है बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल। जो हमारा जो सांचा होता है इडली का, उसमें थोड़ा सा तेल लगाकर उसे ग्रीस कर लें, चिकना कर लें, और उस बर्तन को पानी डालकर गर्म होने के लिए रख दें। अब जो हमारा मिश्रण है उसमें जो बेकिंग सोडा है वो थोड़ा डालकर चलाते हुए उसे मिलाएं। फिर इस मिश्रण को इडली बनाने वाली जो सांचे हैं उसमें डाल दें, और सभी जो सांचे हैं, जो प्लेटें हैं उसकी, उसे बर्तन में रखकर 15 से 20 मिनट तक मीडियम आंच पर आपको पकाना है। उसके बाद 15 से 20 मिनट पकाने के बाद लगभग जब आप इसे खोल कर देखें और एक चाकू या एक पतली सी सीख उसमें डालकर देखें कि ये अंदर से पकी हुई है कि नहीं। अगर ना चिपके तो इसका मतलब पक गई है जी। तो और इडली को जब आप उस सांचे में से बाहर तभी निकालें जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। एकदम गरम निकालेंगे तो ये चिपकी रह जाएगी। जी बिल्कुल जी। और इस तरह से बन गई फूली हुई आपकी एकदम मजेदार आलू की। लेकिन आकांक्षा, इससे एक और रेसिपी हमें याद आ गई, तो हमें लगा वो वाली रेसिपी आप बता रही हैं तो हमने सोचा थोड़ा धीरे धीरे सुन लेते हैं, लेकिन ये तो दूसरी रेसिपी निकल गई और ये बड़ी अच्छी रेसिपी लग रही है। इसके अलावा भी एक आलू की इडली कह सकते हैं या भरवा इडली कह सकते हैं, वो बनती है। तो उसके लिए जैसे हम जिस तरह से हम जैसे पराठे के लिए हम आलू पराठे के लिए आलू सेक कर जब भूंज के सब्जी की तरह बनाते हैं जी, या किसी और कटलेट वगैरह के लिए जब हम भूंजते हैं, उस तरह से आलू का एक मसाला हम तैयार कर लेते हैं पूरी तरह से। अपने अनुसार हम तैयार कर सकते हैं उसे किसी भी मसाले के साथ जी। और उसे जब हम तैयार कर लेते हैं और जब इडली का नॉर्मल जो बैटर होता है वही रहेगा, और जब हम इडली बनाने के लिए डालते हैं सांचे में तो उस वक्त पहले एक आमतौर पे 2 चम्मच या 3 चम्मच में वो भरता है ना, तो हम उसके 1 चम्मच पहले डालें और उसके बाद वहाँ आलू का मसाला की गोली बनाकर, जैसे कि हम आलू के जो वड़े बनते हैं जी जी, उस तरीके से उसमें बीच में डाल दें गोली बनाकर, और उसके ऊपर फिर से मसाले डाल दें, वो हमारा बैटर डाल दें। जी, और उसके बाद जिस तरह से पकाते हैं उसी तरह से इडली बना लें, और बाद में जब अगर हम उसको देखते हैं काट के, जब आप देखेंगे तो वो भरवा इडली बन जाए। हाँ, यानी जो भी हैं पकी हुई जो इडली रहेगी उसके बीच में आलू का वो मिश्रण रहेगा, तो भाई बच्चे तो एकदम चटकारे लेकर खाएंगे। और ये जो हम इस तरह की इडली बनाते हैं ना नेहा, जैसे तुमने कहा कि इसे छौंका भी जा सकता है, तो आलू की इडली को भी हम पकने के बाद उसे तड़का दिया जा सकता है, उसके 4 टुकड़े करके। जैसे भी आप तड़का देना चाहे, राई है, हल्दी पाउडर है, एक लाल मिर्च हो गई, उसके ऊपर थोड़ा नमक डाल दिया, थोड़ा सा शक्कर डाल दी ताकि तीखा मीठा स्वाद रहे। थोड़ा सा सांभर पाउडर डाल देंगे तो भी बड़ा अच्छा लगता है। क्या बात है। सजावट के लिए हरा धनिया हो गया, कड़ी पत्ता, तो मतलब कई सारे तरीके हैं आपके व्यंजन को स्वादिष्ट बनाने का। अब ये आपको निर्भर करता है कि आप किस तरीके से उसे ऐसा बनाएं कि सामने वाला बस देखे ही ना, उसे चटकारे लेकर खाए भी। वैसे आकांक्षा, एक बात यह है कि जब गणतंत्र दिवस की हम बात कर रहे थे आज, और कई बार वहाँ कई जगह पर वो आलू के बड़े बोलते हैं, कई जगह पर उसे आलू गुंडा कहा जाता है, कई जगह पर यहाँ जैसे बात करें महाराष्ट्र की तो आलू वड़ा बोला जाता है, वड़ा पाव वाला वड़ा। तो वो मुझे बड़ा, जब भी हमें स्कूल से कई बार मिलता था वो नाश्ते के तौर पे, तो कई बार मुझे ये लगता था कि इसके अंदर आलू गया तो गया कैसे पकौड़ी के अंदर। तो ये एक काफी लंबे समय तक एक रहस्य रहा आपके लिए, किस तरह से मुझे वो समझ नहीं आता था कि किस तरह से वो बेसन के अंदर किस तरह से उसे भरा जाता है। तो हमें ऐसा लगता था कि एक पकौड़ी बनने के बाद उसे किसी तरह से भर दिया जाता है और वो छेद कहीं नहीं मिलता है। तो अब तो तुम्हारी शंका दूर हो गई ना कि मतलब किस तरह वो बेसन के घोल के अंदर आलू पहुंचता है। हाँ, ये इस तरह की जो छोटी छोटी शंकाएं होती है, छोटी छोटी बातें होती हैं, वो बातों बातों में पता चलता है। हाँ भाई, अब जब तक रसोई घर में जाकर हम खुद एक्सपेरिमेंट नहीं करने लगते, तब तक कई शंकाओं का समाधान हो नहीं पाता। तो इस तरह से हमारी सखियां भी कई नई नई रेसिपी, जैसे अब इडली में ही आलू मिलाने की बात हुई, या आलू के भरवे वाली इडली बनाने की बात हुई, या तिरंगा कलर में बनाने की बात हुई। तो ये सारी चीजें कह सकते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो हम चाहते हैं कि कुछ नई चीजें बनाए, तो क्या नई चीजें बनाए, तो इसी तरह से हम कुछ चीजें मिलाकर
उसे बनाते रहते हैं। बिल्कुल। और कहते हैं ना कि चलती का नाम गाड़ी। तो आवश्यकता पड़ने पर जिस चीज से जो बन जाए वही हमारे लिए भरपूर है। बिल्कुल। और गाड़ी का आपने जब जिक्र कर दिया तो समय ने अपनी घंटी बजा दी और कहा है कि भाई गाड़ी रोक लो। आ गई है तो गाड़ी रोक दीजिए और चढ़ जाइए। और सभी से ले लीजिए इजाजत। तो नेहा शर्मा और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। सखी सहेली